एलिफेंटिएसिस को समझने के लिए जब आप ये फोटोज देखना स्टार्ट करते हैं तो इसके बहुत सारे केसेस आपने बचपन से आज तक देखे होंगे। ये एलिफेंटिएसिस जो है ये जिस पार्ट को अफेक्ट करता है ना, ठीक है, वो उसमें स्वेलिंग हो जाती है, तो इसको हम लोग एलिफेंटिएसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिफेंटिएसिस बोलते हैं, ठीक है। और ज्यादातर मोस्टली ये लोअर लिम्स को अफेक्ट करता है। कॉपीराइटेड तो नहीं है, ऐसा नहीं बोला जाएगा कि सिर्फ लोअर लिम्स को ही करता है, बट मोस्टली ये क्या करता है, लोअर लिम्स को ही अफेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। अब ये होता किसकी वजह से है? ये होता है वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी की वजह से। मैं नाम आपको शो कर दे रही हूँ अभी। इट इज कॉज्ड बाय वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी, ठीक है। ये रहा आपका, नोटबुक में साथ के साथ नेम लिखते जाइएगा। आपके सामने स्पेलिंग भी है, आपको जितना टाइम लेना है लीजिए, बट अच्छा सीखिए। देखिए वुचरेरिया जो है उसके लिए यहाँ पे W लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से वुचरेरिया कॉपी कर सकते हैं। तो इसको हम लोग कर देते हैं, यहाँ पे दूसरा कलर में ले लेती हूँ, और यहाँ से आप लोग इसको कर दीजिए वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी। एक मेंबर ये है जो इसको कॉज करता है, और दूसरा है वुचरेरिया मलेई, ठीक है। एलिफेंटिएसिस को साधारण भाषा में फलेरिया बोला जाता है, सबने सुना है। ऐसा नहीं कि कोई मतलब नया है या फिर कुछ अनहोनी है जो आपने सुना नहीं है पहले। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में हाइपर कैपनिया वगैरह कुछ टर्म्स वगैरह बताए थे, तो उसको सुन के आपको लगता होगा कि नहीं ये हमने पहले नहीं सुना है, बट फलेरिया बचपन से आज तक सारे बच्चों ने सुना ही सुना होगा, जरूर सुना होगा। अब यहाँ पे इसके साथ सबसे बुरी चीज क्या है कि यहाँ पे इसका ट्रांसमिटिंग एजेंट के तौर पे मॉस्किटो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि एक पर्सन का लोअर लिम्ब पैर दिखाया जा रहा है, तो उसको सर्जरी करके ऐसे नॉर्मल किया गया है, दिखा रहा है ये समझाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, क्रॉनिक डिसऑर्डर के अंदर काउंट करते हैं इसको। आपको हमेशा याद रखना है, अगर कल को आपसे कोई पूछे कि ये जो इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन मतलब स्वेलिंग होता है, इन्फ्लेमेशन मतलब क्या होता है, स्वेलिंग होता है। तो क्या क्या सीखा आपने? इसको हम लोग फैलेरिया बोलते हैं बीमारी को, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, एलिफेंटिएसिस और फैलेरिएसिस, तो अभी अभी सीखा ही आपने, ठीक है। ज्यादातर लोअर लिम्स को अफेक्ट करने का काम करता है। किसको करता है? लोअर लिम्स को, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये जेनाइटल ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करने का काम करता है, वो भी अफेक्टेड होते हैं इसके थ्रू, क्योंकि लोअर लिम्स के पास ही होता है, इस वजह से, ठीक है। जिसकी वजह से अब जैसे मान लीजिए मेल्स में हुआ तो स्पर्मेटोजेनेसिस डिस्टर्ब हो जाएगा, वही बोल रहा है रिजल्टिंग इन ग्रॉस डिफॉर्मिटीज, मतलब नेचुरल तो कुछ नहीं होगा जैसा होना चाहिए था, ठीक है। पैथोजन जो है, ये पैथोजन कौन? पैथोजन बुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी या बुचरेरिया मलेई, ठीक है। ये जो पैथोजन है फीमेल मॉस्किटो के बाइट करने से हो सकता है, चाहे मलेरिया हो, चाहे चिकनगुनिया हो, चाहे डेंगू हो, चाहे अभी अभी जो आप यहाँ पे केस देख रहे हैं, केस कौन सा है आपका? फैलेरिएसिस का है, ठीक है। तो इन सारे ही केसेस में कभी आपको मेल मॉस्किटो सुनने को नहीं मिलेगा। ऑलवेज आप क्या सुनेंगे? फीमेल मॉस्किटो। क्या सुनेंगे? फीमेल मॉस्किटो। ये वेक्टर है, फीमेल मॉस्किटो इज द वेक्टर। पैथोजन क्या है? बुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी या बुचरेरिया मलेई, ठीक है। और यहाँ पे इस बीमारी को हम लोग एलिफेंटिएसिस या फैलेरिएसिस बोलते हैं। याद हो रहा है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है। आपसे पूछा जाता था ना 9th क्लास में, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन अक्यूट एंड क्रोनिक डिजीजेस, ठीक है। आप लोग आंसर लिखते थे, अक्यूट डिजीजेस जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म डिजीजेस होते हैं, अक्यूट टर्म डिजीजेस जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म डिजीजेस होते हैं, और क्रॉनिक जो होता है वो कैसा होता है? लॉन्ग टर्म, प्रोलॉन्ग्ड, दैट में लीड टू डेथ, उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है, ठीक है।
पहले ही हम लोगों को ये देखना था, बट मैंने आपको इन्फेक्शस नॉन इन्फेक्शस पढ़ाया, ये चीज दिमाग से निकल गई थी, अभी आया तो मुझे याद आया। आपने 9th में भी पढ़ा था, ठीक है। तो पहला है अक्यूट डिजीजेस, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, पॉइंट वाइज ही लिखने से आपको नंबर मिलते हैं। तो आपको इसमें लिखना है दीज आर शॉर्ट टर्म, शॉर्ट में याद रखिए, शॉर्ट टर्म डिजीजेस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल की बात करते हैं, जब हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी बोलिए, आपको पता है, जैसे कॉमन कोल्ड है, ठीक है, फीवर है, मतलब ऐसे डिजीजेस या ऐसे डिसऑर्डर्स जो हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि हुआ तो उसकी वजह से कंफर्म डेथ हो जाएगी, तो उसको हम लोग किसके अंदर काउंट करते हैं, अक्यूट डिजीज के अंदर काउंट करते हैं, ठीक है। दूसरा जो टाइप हम लोग के पास है, दैट इज क्रोनिक, सुना है नाम सबने, 9th में सबने सुना होगा, क्रोनिक डिजीजेस। क्रोनिक डिजीजेस जो है ये क्या हो गया, लॉन्ग टर्म डिजीजेस that may lead to death, long term diseases that may lead to death in adverse condition। अगर एडवर्स कंडीशन हुआ तो इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल सब तो इसके आ गए हैं। एग्जाम्पल अगर हम लोग इसकी बात करें इसमें, तो जैसे क्या है आपका एड्स, ठीक है, एड्स के साथ साथ क्या है, इस पे कई मतलब बहस भी आजकल होती है, बहुत डिबेट्स होते हैं इसके ऊपर। कैंसर है, जैसे शरद पवार को माउथ कैंसर था तो सर्जरी की गई थी, है ना, तो ठीक हो गया। कई लोग बोलते हैं कि कैंसर, भाई अब किसी को ब्लड कैंसर है तो उसकी तो डेथ होनी है ना, उसकी वजह से प्रोलॉन्ग्ड है, बोन मैरो में हो गया या फिर किसी ऐसे पार्ट में हो गया, तो हाँ इसको हम डालेंगे किसमें, हम लोग इसको क्रॉनिक डिजीज में डालेंगे। कुल मिला के मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, अक्यूट डिजीज वैसे डिजीज है जो छोटे ड्यूरेशन के लिए होते हैं, और ऐसा नहीं है कि अगर वो हो जाए तो उसकी वजह से किसी की डेथ हो जाती है, बट अगर क्रोनिक डिजीज है तो उसकी वजह से किसी की डेथ हो सकती है अगर वो एडवर्स कंडीशन में गया, अगर उसको क्योर नहीं किया गया, ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। तो ध्यान दीजिए, ये यहाँ पे अक्यूट इन्फ्लेमेशन नहीं लिख रहा है, क्या लिख रहा है, मान लीजिए कहीं चोट लग गई हाथ पैर में, है ना, तो चोट लगने के बाद क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है वहां पे पार्ट में, तो वो क्रोनिक थोड़ी है, वो अक्यूट इन्फ्लेमेशन है, मतलब हाँ भाई ठीक है चोट लगी है, थोड़ा सा लो, ये कर लो वो कर लो, मेडिसिन खा लो इन्फ्लेमेशन के रिगार्डिंग तो ठीक हो जाएगा। इसको याद रखना, ये पॉइंट बनेगा इसका, ये इसका पॉइंट बनेगा। इट अफेक्ट्स मेनली लोअर लिम्स और हमारे लिम्फेटिक वेसल्स को ध्वस्त करने का काम करता है, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम वही है जो पूरी बॉडी का इम्यून सिस्टम भी मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, एलिफेंटिएसिस और फिलेरियोसिस है, कॉमन नेम इसको बोलते हैं हम लोग, हिंदी में हाथी पाँव बोलते हैं लोग, फलेरिया तो सबने सुना है, ठीक है। इसका पॉजिटिव एजेंट कौन सा है, वोचरेरिया बैंक्रोफ्टी है, दूसरा है वोचरेरिया मलेई है, दूसरा कौन सा है, वोचरेरिया मलेई है, ठीक है। देन ये लोअर लिम्स को, जेनाइटल ऑर्गन्स को, इन सबको अफेक्ट कर सकता है। कैसे ट्रांसमिट होता है, तो मॉस्किटो के, मान लीजिए ये पर्सन है, इसको एलिफेंटिएसिस हो रखा है, इसको वो किसी मच्छर ने काटा, ठीक है। अब ये वोचरेरिया बैंक्रोफ्टी, वोचरेरिया मलेई जो है वो मॉस्किटो ने खींच लिया इसमें से, वापस जाके हेल्दी पर्सन को इंजेक्ट कर देगा तो उसको हो जाएगा, साधारण सी बात है। वही चीज यहाँ पे भी है। अच्छा, इसमें कोई दिक्कत किसी को एलिफेंटिएसिस में, एलिफेंटिएसिस में कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक है। आगे चले, चलिए, हाँ आगे जब इसको देखना स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये पैरा जब यहाँ खत्म होता है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, स्पेशली आपको क्या किया गया है, फंगल डिजीजेस के बारे में बताया गया है,
ठीक है। 11th क्लास में जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो आपने फंजाई के क्लासिफिकेशन को भी पढ़ा था और एक साथ उसमें बैक्टीरिया के लिए भी ये शब्द यूज किया गया था और हम लोग इसके लिए भी यूज करते हैं। आपने एक टर्म सीखा था, क्या सीखा था मैं बता देती हूँ। आपने एक टर्म सीखा था वहां पे, कॉस्मोपॉलिटन, ठीक है। एक मैगजीन आती है कॉस्मोपॉलिटन नाम से, बट उससे इसका कोई मतलब नहीं है, याद रखने के लिए मैंने बताया, ठीक है। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब है दैट can easily survive everywhere. एवरीवेयर मतलब कहीं भी आप जाइए, कहीं भी आप, जैसे बैक्टीरिया की बात हम लोग करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, दो ही चीज के लिए इस्तेमाल ही किया जाता है। 11th में भी जब मैं पढ़ाती हूँ बच्चों को तो मैं ये याद दिलाती हूँ। एग्जाम्पल इसका क्या है, बैक्टीरिया एंड फंजाई, ठीक है। साथ के साथ छोटी छोटी चीजें नोट करते जाइएगा। मैं बर्डन डाल भी नहीं रही आपके ऊपर, बस इतना है कि हाँ, क्लास हम ज्वाइन हमने किया है तो हम आज की क्लास में कुछ सीख के लीव कर रहे हैं, ठीक है। ये टारगेट रखिए, यही बहुत बड़ी बात हो गई है, ठीक है। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब है कि ऐसी, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि कहीं भी सर्वाइव कर सकते हैं। आप पोलर आइस कैप में चले जाइए, वहां भी सर्वाइव करेगा। आप बिल्कुल डेजर्ट एरिया में चले जाइए, वहां भी सर्वाइव करेगा। जो हर जगह सर्वाइव करता है उसको हम लोग कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं। आपने नोटिस किया होगा बचपन से आज तक, या तो आपकी क्लास में कोई ऐसा फ्रेंड होगा, स्टूडेंट होगा, या कुछ फैमिली रिलेटिव्स होंगे, किसी का भी आपने जरूर सुना होगा कि उसको कोई स्किन डिसऑर्डर है। कॉमन है, वैसा भी नहीं है कि रेयरली ढूंढना पड़ता है एड्स पेशेंट की तरह, ऐसा नहीं है, कॉमन है ये सारी चीजें, ठीक है। तो जेनेरा का आपको यहाँ पे नाम याद रखना है। किसका जेनेरा है ये, फंजाई का। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, फंजाई पढ़ रहे हैं। फंजाई कैसा होता है, कॉस्मोपॉलिटन होता है। कॉस्मोपॉलिटन का क्या मतलब है, जो हर जगह इजीली सर्वाइव होता है उसको हम लोग कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं, ठीक। अब यहाँ पे इसका जेनेरा आपको बताया जा रहा है माइक्रोस्पोरम, ठीक है। देन आपको बताया जा रहा है ट्राइकोफाइटन और एपिडर्मोफाइटन। तीनों का नाम आप अभी के अभी याद कर लीजिए। पहला है आपके पास माइक्रोस्पोरम, दूसरा है आपके पास ट्राइकोफाइटन और तीसरा है आपके पास एपिडर्मोफाइटन। एपिडर्मिस मतलब स्किन होता है। कैसे हम लोग दांत बोलते हैं इसको, रिंग वॉर्म को यही बोलते हैं ना हिंदी में, रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंग वॉर्म्स विच इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीजेज। और ये ऐसा होता है, अगर आपको पता हो कि उसको ये डिजीज है तो उसको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। इसलिए अवॉइड करना चाहिए कि अगर आप उसके टच में रहेंगे तो आपको भी ये डिजीज और डिसऑर्डर 2000% कंफर्म है कि जरूर हो जाएगा। फंजाई को बहुत अच्छे से आता है अपना नंबर बढ़ाना, ठीक है। क्या होता है इसमें, मतलब ड्राई सा वो पोर्शन होगा। स्केलिलेशंस मतलब होता है कि, होता नहीं कि स्किन के ऊपर से व्हाइट व्हाइट वो छूट रहा होता है अलग होकर, उसको स्केलिलेशंस बोलते हैं, ठीक है। और वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज स्किन, नेल्स एंड स्कैल्प। कई लोगों को सर में भी प्रॉब्लम होती है, ऐसा व्हाइट व्हाइट सा पैच जो है ना वो पूरे सर में मतलब हो जाता है, ठीक है। इसका भी बहुत वर्स्ट कंडीशन, अगर आप चाहें तो फंगल इन्फेक्शन के बहुत तरीके हैं, ठीक है। फंगल इन्फेक्शन प्लांट को भी नहीं छोड़ता, किसी एनिमल को, ऐसा थोड़ी सिर्फ ह्यूमन को होता है, इन ह्यूमंस। बट ये चैप्टर हम लोग को ह्यूमंस में पढ़ा रहा है तो हम दुनिया में क्यों पढ़े। यहाँ पे देख लीजिए, एक ही में पढ़ने में कोई कमी थोड़ी है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे हैं। और फंगल इन्फेक्शन के बहुत तरीके हैं, मतलब देख लीजिए बंदा तो उसको खाना मुश्किल है, ऐसी ऐसी चोट डाल सकते हैं। पता है आपको, बचपन से आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे मतलब ये होते हैं इसके। अब देखिए जो मैंने आपको बोला ना, ये देखिए हेड में यहाँ पे व्हाइट व्हाइट पैचेस आपको दिखाया जा रहा है। तो फंगल इन्फेक्शन बहुत तरीके का होता है, मतलब इस तरीके से ये क्या करता है, अफेक्ट करना स्टार्ट करता है। छोटे बच्चों को भी प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, बड़ों को तो खैर होती ही होती है। गांव में कैसे लोग बोलते हैं कि पानी लग गया पैर में, कहते नहीं अंगूठे के बीच में जो
हो जाता है स्टिकी सा, तो वो सब क्या है, मतलब सब फंगल इन्फेक्शन। अब ये ऐसा तो रैश वगैरह तो होता रहता है, ये सारी चीजें, ये पैचेस आपको जो दिख रहे हैं, या ये इसका नेल ऐसे खराब हो गया है, यहाँ पे इस तरीके से हो गया, सब फंगल इन्फेक्शन है। माइक्रोस्कोप में देखने पे ऐसा नजर आता है, ठीक है। खैर ये तो बैक्टीरिया का दिखाया हुआ, बट ऐसा ही अपीयरेंस वो देता है। तो यहाँ पे क्या है, फंगल इन्फेक्शन है। ये क्या है, फंगल इन्फेक्शन, ये देखिए ये रहा, ड्यू टू फंजाई, रिंगवॉर्म, लीथरीडाई, ये सब क्या है, फंगल इन्फेक्शन है ना। तो फंगल इन्फेक्शन जो है वो बहुत तेजी से फैलता है, बहुत तेजी से फैलता है, ठीक है। आपने देखा है क्या होगा इसमें, इंटेंस इचिंग हो। इंटेंस का मतलब है बेबर्दाश्त। अगर कहीं किसी पर्सन को हो जाए तो उसको चैन नहीं आएगा कुछ भी किए बिना, ठीक है। एक चीज आप बहुत अच्छे से समझिएगा, अगर किसी को स्किन डिसऑर्डर की प्रॉब्लम होना तो ये 100% क्योर होता है इसका। आपने शायद नोटिस नहीं किया होगा कभी इस चीज को, अगर किसी फंजाई को कहीं ग्रो करना है, अगर किसी फंजाई को कहीं ग्रो करना है, उसको दो चीजें चाहिए, ध्यान दीजिएगा। आपने नोटिस किया होगा जिसको भी दांत खाज खुजली की प्रॉब्लम हो, उसको ठंड में वो प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। रीजन क्या है, फंजाई के जब आप कंडीशंस देखना स्टार्ट करते हैं, मतलब कैसे कंडीशंस, अगर फंजाई का फेवरेबल, फेवरेबल मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, फेवरेबल कंडीशंस, ठीक है। फंजाई को क्या पसंद है, अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे, तो इसके फेवरेबल कंडीशंस को जब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं तो इसको क्या पसंद है, इस फंजाई को, इस फंजाई को पसंद है ऑप्टिमम टेम्परेचर, ध्यान दीजिएगा, टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर। क्यों लिखा मैंने ऑप्टिमम टेम्परेचर, बंदा वही है, पर्सन वही है, बट ठंड के सीजन में उसको उस इचिंग की प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। उसका टेम्परेचर तो गर्मी में भी 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, और उसका बॉडी टेम्परेचर ठंड के सीजन में भी 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका मतलब है कोई दूसरा फैक्टर भी इसके साथ काम करता होगा, 2000%। इसके साथ कुछ और भी है, इसके साथ जरूर कोई और सा फैक्टर है जो इसको इन्फ्लुएंस करने का काम करता है फंगल ग्रोथ को, दैट इज ऑप्टिमम मॉइस्चर। समझ आई बात मेरी। अगर कोई पर्सन ऐसा है, अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसको प्रॉब्लम है इसकी फंजाई, फंगल ग्रोथ की, फंगल इन्फेक्शन की, ठीक है। एक बार न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल निकला हुआ था, कुछ फंगल इन्फेक्शन को लेकर एक डॉक्टर ने नोट लिखा था उसमें, तो इन दोनों कंडीशन की इंपॉर्टेंस कितनी है फंगल ग्रोथ में, सो मैं समझाती हूँ। तो उसने बोला कि आपके जिस बॉडी पार्ट में, मतलब फंगल इन्फेक्शन अगर बहुत वर्सन कंडीशन में है, और अगर आपको बहुत ज्यादा वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो उस पार्ट को हमेशा ड्राई रखिए, नहीं होता है तो जो हेयर ड्रायर होता है उससे आप हमेशा उसको सुखाते रहिए। रीजन क्या है, ऑप्टिमम टेम्परेचर आपने दे दिया, मैंने बोला ठंड के सीजन में ये फंगल इन्फेक्शन कम हो जाते हैं, या जिस पर्सन को है वही सोचता है मैं ठीक हो गया, बट ये बहुत हीट ऑर्गेनिज्म है, ये इतनी आसानी से नहीं छोड़ता, ठीक है। होता है इनएक्टिव फॉर्म में होता है। आप ऑप्टिमम टेम्परेचर के साथ साथ जब तक इसको ऑप्टिमम मॉइस्चर नहीं दीजिएगा तब तक ये अपना नंबर नहीं फैला सकता, ठीक है। चाहिए चाहिए इसको, इन दोनों में से एक भी कम हुआ तो इसकी दाल नहीं गलेगी। एज फॉर एग्जाम्पल, आपने रेफ्रिजरेटर में जब गूंदा हुआ आटा रख दिया है तब खराब नहीं होता, वहां तो मॉइस्चर भर के आप किसी भी चीज को रखिए उसके ऊपर पूरे ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, लेकिन उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर तो नहीं मिल रहा वहां पे। तो ये दोनों कंडीशंस 2000% मस्ट है, इसमें से एक गायब कर दीजिए, फंजाई कभी ग्रो नहीं कर सकता, कांट ग्रो, कभी पॉसिबल ही नहीं है कि फंजाई वहां पे ग्रो कर जाए, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको बताई है यहाँ पे। ये शॉर्ट में क्या लिख रहा है, हीट एंड मॉइस्चर, जिसको मैंने आपको इतनी डिटेलिंग से समझाया है। Heat and moisture help these fungi to grow, which makes them thrive in skin folds। ज्यादातर स्किन फोल्ड्स में, मतलब जहाँ पे जिस जगह पे स्वेटिंग ज्यादा होगी और वो क्या होता है वहां पे आसानी से ग्रो कर सकते हैं, जैसे इन द ग्रोइन और बिटवीन द टोज, जो मैंने अभी बताया आपको। रिंग worms are generally acquired from soil or by using towels।
अब कोई पर्सन ऐसा है जिसको इन्फेक्शन है, आपने आओ देखा ना था, उसके कपड़े पहन लिए, उसका टॉवल यूज कर लिया, उसको कॉम यूज कर लिया, इन्फेक्टेड पर्सन जो है तो उससे होगा ही होगा, वो ट्रांसमिट हो जाता है बहुत इजीली, उसको टाइम नहीं लगता। ठीक है, जब एक रिसर्चर आप ही के टूथब्रश से आपका डीएनए तक निकाल सकता है, तो ये तो बहुत इजीली पॉसिबल है कि अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन का टॉवेल क्लॉथ्स वगैरह यूज कीजिए तो ये इन्फेक्शन जो क्या है वो ट्रांसमिट हो जाता है इधर से उधर, उधर से उधर। ठीक, अब यहाँ तक ये आपको स्किन इन्फेक्शन आया समझ में, बहुत आसान था। ठीक है, मैं आपसे जेनेरा का नाम पूछ लूंगी असाइनमेंट क्वेश्चन में, तो आपको वहां पे लिखना है माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन एंड एपिडर्मोफाइटन। ठीक है, आगे देखिए, नीचे वाला जो पैरा है बहुत आसान है, एक ही क्वेश्चन निकलेगा आगे जाके, मैं बताऊंगी आपको। इस पैरा से कोई क्वेश्चन नहीं है, सच बताऊं अगर मैं तो, ये क्वेश्चन छोटे बच्चों से, छठी सातवीं आठवीं के जो बच्चे होते हैं उनसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या, सुनिए ध्यान से। अब देखिए क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है पर्सनल और पब्लिक हाइजीन को मेंटेन करना बहुत जरूरी है इन्फेक्शियस डिजीज से बचाने के लिए। ठीक है, अभी कोरोना से लड़ते लड़ते लोगों ने बहुत सारा डिसिप्लिन इसके रिगार्डिंग, ये पैरा तो सबने सीख लिया है। ठीक है, बॉडी की भी क्लीनिंग होनी चाहिए, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का कंजम्पशन भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कंटामिनेटेड फूड वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह खा लिया तो टाइफाइड हो जाएगा। पब्लिक हाइजीन भी बहुत जरूरी है, अगर आप पब्लिक टॉयलेट में गए वो गंदा है तो पता चला आपको यूरिन इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, और प्रॉपर डिस्पोजल होना भी जरूरी है वेस्ट और एक्सक्रीटा का, कहीं से अगर कोई बहुत गंदी स्मेल आ रही होती है दैट मीन्स कि वहां के उस एयर में, उस एटमॉस्फेयर में वहां पे बैक्टीरिया का नंबर बहुत ज्यादा है जो स्मेल क्रिएट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो तभी बोल रहा है ये एक्सक्रीटा का भी प्रॉपर डिस्पोजल होना बहुत जरूरी है। ठीक है, पानी को इकट्ठा करने के लिए हम लोग जिस भी चीज का इस्तेमाल करते हैं उसको वाटर रिजर्वॉयर बोलते हैं। तो वाटर रिजर्वॉयर पूल्स जो होते हैं उसका डिसइंफेक्शन होना चाहिए, सेफ पूल्स है, टैंक्स है, वाटर पार्क वगैरह, पता नहीं आप लोग गए हैं या नहीं गए हैं, जाइएगा तो आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा। ठीक है, मान लीजिए कि इतना बड़ा कोई एक स्विमिंग पूल है, ठीक है, और इसके अंदर 100 लोग डूबे हुए हैं, तो अब सबको, अब जरूरी तो नहीं कि 100 के 100 हेल्दी होंगे, हो सकता है कि कोई डिसऑर्डर वाले उसमें से 10 हो, 15 हो, 20 हो, जो भी हो, वो सारा कहाँ जा रहा है, पानी के अंदर ही जा रहा है। तो हो सकता है कोई इन्फेक्शन आप वहां से लेके घर घर आ रहे हैं, आप गए थे मस्ती करने बट वहां से आप कोई इन्फेक्शन लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि उन सब की पीरियोडिक क्लीनिंग होनी जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को किस चीज का ध्यान देना होगा कि इसको प्रॉपर क्योर करते हुए हम इस चीज को क्योर करें कि कोई भी इंफेक्शियस एजेंट जो है वो ट्रांसमिट नहीं होना चाहिए, चाहे वो फूड हो चाहे वो वाटर हो। ठीक है, जैसे आपने देखा टाइफाइड है, अमीबियासिस है, स्केरियोसिस, ये सब बीमारियां बहुत आसानी से कॉन्टामिनेटेड फूड हो, वाटर हो, इन सारी चीजों से फैल सकता है। एयरबोर्न डिजीजेस जो है, न्यूमोनिया, कॉमन कोल्ड, और कोमा के बाद अब कोरोना भी, कोविड-19 भी जोड़ लीजिए वैसे, या कोविड। ठीक है, रीजन क्या है, उसको भी एयरबोर्न डिजीज के अंदर काउंट किया जा रहा है। In addition to the above measures, close contact with the infected person or their belongings should be avoided। ये तो मैंने आपको पहले बोला, इस पैरा में कोई क्वेश्चन नहीं है, ये कोई पूछेगा नहीं आपसे, ये इस पे कोई भी नोट लिख सकता है, क्या होना चाहिए भाई लिखते रहिए, सबकी सफाई होनी चाहिए। अब इस बेचारे ने लिख दिया वाटर पूल की भी सफाई होनी चाहिए, वाटर टैंक क्लीन रखना चाहिए, साफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स क्लॉथ वाटर फूड यूज करना चाहिए, कोई भी लिख सकता है ये, है ना, बहुत आसान है ये। यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है इस पैरा में, यहाँ से यहाँ तक में। ठीक है, क्या है वो, एक फिश है जिसका नाम है गम्बूशिया। क्या नाम है, गम्बूशिया, बहुत छोटी छोटी फिशेज होती हैं। ठीक है, तालाब में जब ये फिशेज होती हैं तो इसका फेवरेट क्या होता है, मॉस्किटो के लार्वा को ये खाती है फिशेज जो है। ठीक है, तो क्या किया जाता है, कई लोग को अगर शक होता है कि स्टैग्नेंट वाटर है, वाटर कूलर है, कुछ मतलब कहीं पे भी पानी अगर जमा हुआ है और उनको अगर शक होता है कि इसमें मॉस्किटो का लार्वा हो सकता है, तो उसमें वो गम्बूशिया फिश जो है इसको डाल देते हैं उसमें, ताकि ये उसकी क्लीनिंग कर सके। ठीक, कई बार आपने देखा होगा कि कुछ जहाँ पे ज्यादातर गार्बेज वगैरह डंप किया जाता है, वैसे कुछ इन्फेक्टेड प्लेसेस वगैरह होते हैं, तो वहां पे ये प्रॉपर क्या करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह की स्प्रेइंग करते हैं, रह रह के होता ही है, जो अजीब सी स्मेल आती है,
फ्यूमिगेशन करते चलते हैं इधर उधर, ठीक है। तो ये सारे प्रिकॉशंस हम लोगों को लेने चाहिए। अब जैसे वेक्टर बॉर्न डिजीजेस, जैसे डेंगू, छोटा सा नाम दे रहा है यहाँ पे, एंड चिकनगुनिया, लेकिन सिलेबस में डिटेल में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसका जो वेक्टर है वो एडीज मॉस्किटो है, एडीज भी कई लोग बोलते हैं। इसका जो वेक्टर है कौन है, लिख लीजिए कॉपी में। Which specific mosquito is the vector of, या मॉस्किटो नहीं लिखा मैंने, mention the name of the vector organism of the dengue and chikungunya। तो वहां पे हम लोग किसका नाम लिखते हैं, एडीज मॉस्किटो का नाम लिखते हैं, ठीक है। इसको याद कर लीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आगे चलते हैं। ये पैरा जो है हम लोगों के पास, इसमें से मैंने आपको 3 क्वेश्चंस बताए हैं इस पैरा में से। पहला, which fish survives on larva, mosquito larva, तो गंगूशिया। मेंशन द, अगर आपसे अलग करके पूछ लिया गया कि वेक्टर ऑफ डेंगू, तो एडीज मॉस्किटो, वेक्टर ऑफ चिकनगुनिया, तब भी एडीज मॉस्किटो आएगा, ठीक है। आगे देखिए, इस पैरा को जब आप देखना स्टार्ट करते हैं, तो हम लोगों ने बायोलॉजी में जो इतनी ज्यादा एडवांसमेंट कर ली है, उसका फायदा ये है कि हम उसको मैनकाइंड के लिए यूज कर सकते हैं। और वैक्सीन जो बन रहा है, तो वैक्सीनेशन के थ्रू हम लोग बहुत ज्यादा, जैसे पोलियो का एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, बोला गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि हम लोगों ने पोलियो को पूरा इरेडिकेट कर लिया है। इरेडिकेट मतलब उन्मूलन, इसको हिंदी में बोलते हैं, कंप्लीटली खत्म करना, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है कि डेडली डिजीज जो स्मॉल पॉक्स वगैरह होता था पहले, तो वैक्सीनेशन की वजह से जिन जनरेशन के बच्चों ने इनके डोजेस ले रखे हैं, उसमें अब कभी भी ये नहीं होगा, ठीक है। क्या होता है इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन में, अभी जैसे कोरोना के वैक्सीन चल रहे हैं, तो क्या हो रहा है उस वैक्सीन में, उस वैक्सीन में अब पता था कि कोरोना वायरस जो है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देती हूँ, फोटो के थ्रू। देखिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जिससे आपको इसका जेनेटिक मटेरियल भी जो है वो समझने में आपको आसानी आएगी। मुझे अपडेट नहीं चाहिए, अपडेट पता है मुझे, कोरोना वायरस। देखिए, अगर मान लीजिए हम इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है सबको, इसके केस में क्या है, मैं इसको ड्रॉ करके आपको बताती हूँ। इसके केस में जो आपको यहाँ पे इसके स्पाइक्स निकले हुए दिख रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिए, ठीक है। यहाँ पे ये जेनेटिक मटेरियल को कैरी करने का काम करते हैं। क्या करते हैं ये, जेनेटिक मटेरियल को कैरी करने का काम करते हैं, ठीक है। फिर से वापस शायद वही पेज आ गया, ड्राइंग वाला पेज नहीं आया। देखिए लार्ज है, यहाँ से तो हो ही जाएगा। देखिए, ये जो स्पाइक्स आपको दिख रहा है ना, इसके यहाँ पे एंड में इस टर्मिनल पे क्या है, आरएनए बैठा हुआ है। क्या बैठा हुआ है, आरएनए बैठा हुआ है। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको भी सिखाया कि विच जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इन कोरोना वायरस, ऑफ आरएनए याद रखिएगा, है ना, सीखा ना आपने, ठीक है। तो यहाँ इसके टर्मिनल्स पे आरएनए बैठे हुए हैं, तो इसको लड़ने के लिए क्या डाला जाएगा बॉडी में, इसको लड़ने के लिए भी आरएनए ही डाला जाता है। वैक्सीन जो दिया जा रहा है अभी लोगों को, और सेकेंड में के बाद कह रहे हैं कि 18+ वालों को भी पड़ेगा, तो कह रहे हैं कि आरएनए को ही आपकी बॉडी में, तो वैक्सीन, ये मैंने आपको क्यों बताया कि वैक्सीन जो है उसमें, जैसे हम लोग कैसे कहावत बोलते हैं, लोहे को लोहा ही काटता है, एग्जैक्टली उसी तरीके से वैक्सीन अगर किसी को दिया जाता है, जैसे छोटे बच्चों को, तो किसी चीज से लड़ने के लिए उसी का अगेंस्ट वाला ऑर्गेनिज्म दिया जाता है, ठीक है। जैसे पोलियो है, डिप्थीरिया है, न्यूमोनिया है, टेटनस है, इन सब से बचने के लिए छोटे बच्चों को आपने देखा होगा कि लगभग 2 साल तक लगातार कुछ कुछ स्पेसिफिक ड्यूरेशन पे वैक्सीन उनको दिए जाते हैं, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी ने इसमें बहुत हेल्प करी है, और एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी जब से हुई है तब से, और खैर हम लोगों ने डेथ रेट को तो बहुत क्योर किया शुरुआती टाइम से, और बहुत सारे अदर ड्रग्स भी आए हैं जो कि काफी इंफेक्शियस डिजीजेस को ट्रीट करने का काम करते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब हम लोग टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी देखने वाले हैं, ठीक है। अब जो हम लोग बेसिक है यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, टाइप्स ऑफ,
यहाँ तक कोई डाउट किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका वो बात किधर गया? ये वो पेज जहाँ से आप लोग का नेम मुझे शो हो रहा था, नजर ही नहीं आ रहा है। कुछ मिनट को ओपन करने के लिए आ गया। लाइव चल रहा है बट यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। मेरी आवाज जा रही है आप लोगों को? मेरी आवाज जा रही है? तो ये गया फिर किधर? मेरी आवाज जा रही है आप लोगों को? रुकिए मैं फिर से एक बार इसको लॉगिन करती हूँ। देखिए अब यहाँ पे नेक्स्ट पैरा जो है हम लोग इम्यूनिटी का सीखने जा रहे हैं। अब सारे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। सत्यम कुछ बोल रहे हैं क्या? देखिए हम लोग यहाँ पे इम्यूनिटी पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? इम्यूनिटी। ठीक है। एक ऐड आप लोगों ने देखा होगा, एक छोटा सा बच्चा रहता है, पूछता है अपनी मदर से कि इम्यूनिटी क्या होता है, तो उसकी माँ कहती है कि हमारी बॉडी का डॉक्टर होता है। बिल्कुल सही बात है। छोटे बच्चों को जब इम्यूनिटी सिखाया जाता है तो यही चीज उनको समझाई जाती है कि हमारी बॉडी में गॉड ने इनबिल्ट एक डॉक्टर को फिट करके रखा है, जो सबसे पहले किसी बाहरी डॉक्टर से भी पहले आपकी बॉडी में खुद ही फाइट करने की कोशिश करता है। हम लोग बाहर घूमते हैं, बाहर से आते हैं, घर में बैठे हुए हैं, ठीक है, तब भी एयरबोर्न अगर इन्फेक्शंस है तो वो कहीं भी हो सकता है, बंदे को कहीं भी हो सकता है, किसी भी पर्सन को हो सकता है। ठीक। अब यहाँ पे हम लोग इसलिए उससे बच जाते हैं, जैसे एक ही जगह पे अगर कोई महामारी फैलती है तो उसमें से कुछ लोग बचे रहते हैं और कुछ लोगों को बहुत जल्दी हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि हमारी बॉडी में इनबिल्ट फैसिलिटी होती है खुद को डिफेंड करने की, मतलब बचाने की फॉरेन एजेंट से। यहाँ पे ये लिविंग नॉन लिविंग का नाम ही नहीं बोल रहा, सीधा फॉरेन एजेंट बोल रहा है। फॉरेन एजेंट में भी बायोटिक और अबायोटिक। ठीक है। अब जैसे वायरस ने जो इतना हंगामा मचा के रखा हुआ है, ठीक है, तो ये आपको पता है कि वायरसेस आर रेफर्ड एज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है। तो इसका मतलब वो भी बाहर, जब हमारी बॉडी के बाहर जब वो है तब तो पार्टिकल की तरह ही है। ठीक है। स्टेनले साहब ने तो उसको क्रिस्टलाइज किया हुआ है। जब वो बॉडी के अंदर जाएगा तभी तो वो इन्फेक्शियस एजेंट बन के अपना वो लाइफ साइकिल पूरा करना स्टार्ट करता है ना। बाकी बाहर है तो फॉरेन एजेंट ही एक तरीके से। तो अगर कल को जाके कोई आपसे पूछे डिफाइन इम्यूनिटी, क्या पूछे? डिफाइन इम्यूनिटी, आपको सिर्फ लिखना है ओवरऑल एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। इसको नोट कर दीजिए। यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी की जो ओवरऑल कंप्लीट जो क्षमता होती है डिजीज फैलाने वाले ऑर्गेनिज्म से लड़ने की, उसको हम लोग इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है। और इसके लिए हमारी बॉडी में एक सिस्टम तैयार है। वो कौन सा सिस्टम है? इम्यून सिस्टम है। पता है आपको क्या है हमारा इम्यून सिस्टम? बहुत मार्वेलस स्ट्रैटेजी गॉड ने आपको बाय बर्थ, जन्म के साथ, जिसको हम लोग बोलते हैं जन्मजात, तैयार करके हम लोगों को दिया हुआ है। ठीक है। जो हम लोगों को बाय बर्थ मिला है उसको हम लोग इनेट इम्यूनिटी बोलते हैं। और जिस जिस चीज के लिए आपको दवा खानी पड़े, इंजेक्शन लेना पड़े खुद को बचाने के लिए, उसको हम लोग अक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। सबसे साधारण भाषा में समझिए, अक्वायर्ड का मतलब बाहर से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको लेना पड़ रहा है। जैसे रेबीज का एंटी रेबीज इंजेक्शन आप लेते हैं, आप अपनी बॉडी को अक्वायर्ड इम्यूनिटी दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप जन्म से पैदा हुए तो बोला किसी डॉक्टर ने आपको, अच्छा इसको तो रेबीज कभी अटैक कर ही नहीं सकता है। तो ऐसा नहीं है, अभी तक तो ऐसा इवोल्यूशन ह्यूमंस में नहीं हुआ है। तो दो टाइप की इम्यूनिटी है, पहला इनेट और दूसरा एक्वायर्ड।
मैं आपको क्वेश्चन दूंगी, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अगर 1 नंबर के लिए क्वेश्चन है तो आपको वहां पे यही बात समझानी है, जो आपकी बॉडी का इनबिल्ट इम्यूनिटी है, जो बाय बर्थ आपको मिला है, दैट इज इनेट इम्यूनिटी। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब उसके लिए बाहर से आपको वैक्सीन लेना पड़े, दवाइयां खानी पड़े, मतलब बाहर से रेडीमेड फॉर्म में उसको लेके अपनी बॉडी का इम्यूनिटी आपको बढ़वाना पड़े, तो उसको हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। आसान है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इनेट इम्यूनिटी के ऊपर बहुत अच्छा खासा नोट देखना और सीखना स्टार्ट करते हैं। बहुत ध्यान से समझिए, इनेट इम्यूनिटी हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या है ये इनेट इम्यूनिटी? इस इनेट इम्यूनिटी को जब आप देखते हैं, दिस वन, तो ये क्या है? नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस। बहुत बड़ी मीनिंग है इसकी, ये मैं अभी आपको समझाने जा रही हूँ। और ये जन्म के साथ ही आपको मिल गया था। इसके लिए आपको कोई दवा नहीं खानी, कोई पैसे खर्च नहीं करने, कहीं से लेना नहीं, किसी शॉप से नहीं खरीदना आपको जाके, ये भगवान ने आपको दिया है, ठीक है। जैसे पहला बैरियर है इसमें फिजिकल बैरियर्स। पहला कौन है? फिजिकल बैरियर्स। हमारी बॉडी में हमारी जो एक्सटर्नल कवरिंग यानी कि हमारा जो स्किन है, ठीक है, ये हमारे शरीर को एक ढाल की तरह बचाता है बाहर के इन्फेक्शियस एजेंट से। आपने देखा होगा कि कहीं पे थोड़ा सा कट वगैरह हो जाता है या फिर कुछ होता है, तो बार बार सलाह दी जाती है कि उसको हमेशा वहां पे कुछ वैसा ऑइंटमेंट लगाते रहिए जो एंटी बैक्टीरियल हो, एंटी फंगल हो। वो स्किन जैसी कट होने के बाद वहां खुलता है, उसमें इन्फेक्शन के चांसेस 2000 गुना बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि हमारा जो स्किन है हमें बाहरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इन्फेक्शन से बचाने का काम करता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, हमारी एपिथेलियल लाइनिंग है, उसमें म्यूकस ऑलरेडी प्रेजेंट है, आपको कहीं खरीदने नहीं जाना पड़ता। हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें ऑलरेडी म्यूकस बैठा हुआ है, आपको कहीं से लेने नहीं जाना पड़ता। हमारा जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है उसमें ऑलरेडी म्यूकस है, वो आपको कहीं से लेने नहीं जाना पड़ता। यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट है, उसमें भी ऑलरेडी म्यूकस है, ये सब आपको कहीं से लेने नहीं जाना पड़ता है। तो काम क्या है ये सब चीजों का? इन सब चीजों का काम ये है कि ये माइक्रोब्स को ट्रैप करने का, मतलब पकड़ के कैच करने का काम, उसमें चिपक जाते हैं माइक्रोब्स। उसके बाद तो फिर देख लेता है इम्यून सिस्टम खुद ही, ठीक है, फिर डेथ हो जाती है उनकी। तो ट्रैपिंग ऑफ माइक्रोब्स का काम कौन करता है? हमारी बॉडी में म्यूकस कोटिंग करता है, जो कि हमारी एपिथेलियम लाइनिंग में भी है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी हम लोगों के है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में भी है, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में भी है, ठीक है। सेकंड हम लोग चलते हैं, समझ नहीं आए तो पूछ लीजिएगा, बहुत आसान है ऐसे तो। फिजिकल और फिजियोलॉजी में बहुत बड़ा फर्क है। फिजियोलॉजी मतलब यहाँ पे कुछ घटना, कोई फेनोमेना होने वाला है, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल हमारा जो स्टमक है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड सिक्रीट करता है, इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि अगर आप उसमें एक रेजर ब्लेड डालिएगा तो खुल जाएगा, ठीक है। हम कैसे बचते हैं फिर उससे? यही जो आपने पढ़ा ना, म्यूकस कोटिंग, यही इसको बचाता है, ठीक है? लेकिन ये जो एसिड जो स्टमक प्रोड्यूस कर रहा है ना, ये माइक्रोब्स के लिए आप समझिए काल की तरह होता है। मतलब माइक्रोब्स इससे डरते हैं कि अगर हम वहां तक उस एसिड में गए तो फिर हमें कोई नहीं बचा सकता, ठीक है। तो एसिड जो स्टमक का है ये भी फिजियोलॉजिकल बैरियर है, रोज बनता है, रोज बनता है, रोज बनता है, ठीक है। जैसे कई लोग बोलते हैं खाली पेट एसिडिटी होती है, होती क्या है, क्या मतलब इसका? भाई हमारा स्टमक बना ही है एसिड सिक्रीट करने के लिए, अगर आप उसको खा के कुछ पचाने के लिए नहीं दीजिएगा तो एसिड तो वो उसका तो काम ही है, वो तो बना ही है इसी चीज के लिए। तभी आपने हमेशा सुना होगा डॉक्टर्स हमेशा सलाह देते हैं कभी भी एम्प्टी स्टमक नहीं रहना चाहिए। अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा तो कुछ ना कुछ लिक्विड पीते रहिए, क्योंकि अगर आप इस स्टमक को कुछ पचाने के लिए नहीं दीजिएगा तो इसका जो एसिड है आप ही के स्टमक के दीवार पे काम करना स्टार्ट कर देगा, है ना। फिर आपने सुना होगा जैसे गांव में ज्यादातर लोगों को, लेडीज को आपने सुना होगा पेप्टिक अल्सर होता है, सुना है ना आपने? अल्सर सबने सुना होगा। क्यों होता है? वो लेडीज है सुबह से लेके भूखे काम किए जा रही है, किए जा रही है, किए जा रही है, किए जा रही है, बायोलॉजी बेचारी ने तो पढ़ी नहीं है, उनको नहीं पता कि वो जो इतने टाइम तक एसिड जो स्टमक में उसके बना हुआ है वो उसी के स्टमक के वॉल को घिस रहा है वहां पे, ठीक है। तो एसिड है, तो ये तो खैर मैंने दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया है, बट यहाँ पे एक्चुअल चीज क्या है? तो ये एसिड इतना डेंजरस है, इससे आपको ये बात भी तो समझ आएगी, इससे माइक्रोब्स डरते हैं, ठीक है। सलाइवा जो है हमारे माउथ में, इसमें लाइसोजाइम नाम का बैक्टीरिया होता है।
सॉरी, लाइसोजाइम नाम का एक एंजाइम होता है जो बैक्टीरिया के सेल वॉल को तोड़ देता है, जिसकी वजह से कोई बैक्टीरिया अगर सोचे कि भैया माउथ के थ्रू, अभी कोरोना वायरस के ऊपर आपने इतने रिसर्च सुने, कुछ भी सुने, ये हर कोई बोल रहा है कि अगर नेजल पैसेज के थ्रू गया तो इन्फेक्ट करेगा। कोई ये बोल रहा है क्या कि जाके पेट में जाके स्टमक में इन्फेक्शन करेगा? ऐसा बोलते सुना? भाई स्टमक का जो एसिड है ना, वो तो उसकी ऐसी की तैसी कर देगा। ठीक है, तो बार बार बोला जा रहा है कि आप अपने नेजल पैसेज को बचा के रखिए। ठीक है, तो ऐसा कोई भी नहीं बोल रहा। दूसरी चीज, हमारी आंखों से जो टीयर्स निकलते हैं ना, जैसे कुछ चला गया, ठीक है, आंखों में कुछ पड़ गया, कुछ चला गया, कोई भी चीज, तो आपने नोटिस किया होगा फटाफट खुद ही उसमें से आंसू निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, टीयर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये एक फिजियोलॉजिकल बैरियर है, इनबिल्ट पूरा फीडबैक मैकेनिज्म हमारी बॉडी में फिट है। आप कोई रिमोट कंट्रोल नहीं लेके नहीं घूमे चलते हाथ में, भाई ऐसा होगा तो तुम टीयर निकालना और ऐसा होगा तो स्टमक तुम एसिड सिक्रीट करना। सोचिए कैसा सिस्टम गॉड ने क्रिएट करके आपको भेजा है। ठीक है, ये सब के सब माइक्रोबियल ग्रोथ को इनिबिट करने का काम करते हैं। अगला आइए सेलुलर बैरियर्स। अगला हम लोग किस पे आते हैं? सेलुलर बैरियर्स पे आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ल्यूकोसाइट्स हैं। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम आपने क्या सीखा था? ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, 9th में भी पढ़ा था आपने। क्या ये ल्यूकोसाइट्स? यहाँ पे जो न्यूट्रोफिल्स है, यहाँ पे जो कौन है? न्यूट्रोफिल्स है। ठीक है, ये क्या करता है, और मोनोसाइट्स वगैरह जो है ये नेचुरल किलर टाइप के हैं, कि बाहर से अगर कोई जाके सोचता है कि हम यहाँ पे अपना राज कर लेंगे तो ये पहले किल करने का काम करता है। और नेचर में कैसा होता है, ये मैक्रोफेगस होता है और इनको मैक्रोफेजेस बोला जाता है। तो यानी ये क्या करता है कि फैगोसाइटोज मतलब निगल के डिस्ट्रॉय करके खत्म कर देना उसको। ठीक है, चौथा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज साइटोकाइन बैरियर्स। काउंट कीजिएगा, नीट में आज तक कितनी बार पूछा गया है। ठीक है, सबसे ज्यादा बार ये पूछा गया है। साइटोकाइन बैरियर्स क्या होता है? सो हुआ क्या, आपकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं। यहाँ भी सेल है, 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 बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, फिर क्या हुआ, पता चला ये वाला जो सेल है ना, मान लीजिए ये साइड वाला जो है, ये भी सेल, इसमें वायरस का इन्फेक्शन हो गया। क्या हो गया? इसमें वायरस का इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, ये बेचारा क्या करता है, ये वायरस इन्फेक्टेड सेल जो है, यही क्या करता है, एक प्रोटीन सिक्रीट करता है जिसका नाम है इंटरफेरोन्स। क्यों करता है? तो इसलिए सिक्रीट करता है, ये बेचारा इन सब को बोलता है कि भाई मैं तो शहीद हो गया लेकिन तुम लोग बच जाओ। याद रखिएगा, दिस इंटरफेरॉन इज नॉट सिक्रीटेड बाय द नॉर्मल सेल्स। वायरस इन्फेक्टेड सेल्स ओनली सिक्रीट इंटरफेरॉन। तो ये अपने आप में एक बहुत मार्वेलस साइटोकाइन बैरियर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नीचे 4 केमिकल्स का नाम दे दिया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग साइटोकाइन बैरियर्स टू आवर बॉडी? इंटरफेरॉन को टिक करना पड़ता है वहां। वायरस इन्फेक्टेड सेल सिक्रीट करता है। ठीक है, आपको इस बात को याद रखना है। हम लोग असाइनमेंट क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करते हैं। चलिए, इसमें कुछ था नहीं, ये आपने नोट कर लिया होगा, है ना। छोटा सा एक पोर्शन था, इसको मैं हटाती हूँ यहाँ से। इसी पेज पे हम लोग असाइनमेंट क्वेश्चन लिखते हैं फटाफट। ठीक है, अभी तक के पोर्शन में अगर किसी को कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। ऐसे तो बहुत आराम से स्मूथली मैं आपको करा रही हूँ, तो कोई डाउट तो नहीं होगा आपको। फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, पहला क्वेश्चन। Which specific अच्छा कैप्सूल फॉर्म लिखिए। which specific protein provides cytokine barrier? क्या हो जाएगा आंसर इसका? आंसर क्या होगा इसका? हाँ ठीक है, इंटरफेरोन। चलिए सेकंड क्वेश्चन लिखिए। Differentiate
between innate immunity and acquired immunity. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन, mention the positive agent of ringworm and various other skin infections. देखिए, इसको जब आप देखना स्टार्ट करते हैं तो ये पैरा जो मैंने आपको यहाँ पे सिखाया है, दैट इज माइक्रोस्पोरम. पहले तो लिख लीजिएगा कि मोस्ट ऑफ द फंजाई ये काम करते हैं, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया भी स्किन इन्फेक्शन कॉज करते हैं. तो मैंने जानबूझ के यहाँ पे आपको उसमें जोड़ा है, ध्यान दीजिएगा. मैंने यहाँ पे रिंग वॉर्म के साथ लिखा है. जो आपने देखा है ना, कई लोगों को पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम होती है, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी होता है. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन इस तरीके से लिखा है कि कोई बच्चा इसमें कंफ्यूज ना करे. फोर्थ क्वेश्चन लिखिए, राइट डिटेल्ड नोट ऑन फाइलेरियसिस. ठीक है. फिफ्थ क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है इट अकर्स ड्यू टू या फिर बुचरेरिया बैंक्रोफ्टी एंड बुचरेरिया मलेई आर द पॉजिटिव एजेंट ऑफ फाइलेरियसिस और एलिफेंटिएसिस. ठीक है. इट्स अ काइंड ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन. ठीक है. मोस्टली अकर्स इन लोअर लिम्स एंड जेनिटल पार्ट्स. ये सब कुछ आपको इसमें समझा देना है. पांचवें क्वेश्चन में समझा हुआ आपका. जितना अच्छा आप लिख सकते हैं उतना अच्छा आपको याद होगा. नेक्स्ट लिखिए, राइट नोट ऑन ठीक है. आपको चारों यहाँ पे समझाने हैं. जितने भी टाइप के मैंने आपको बैरियर सिखाए हैं सब कुछ आपको लिखना. बहुत आसान है. बोर्ड एग्जाम में ये आपसे 3 मार्क्स का पूछा जाता है. इसके साथ कुछ और भी पूछ लिया जाएगा क्योंकि सब पे हाफ इंटू 4 यानी 2 मार्क्स तो इसका हो गया. एक और पार्ट आपसे पूछा जाता है. सपोज कीजिए पहला आपको पार्ट पूछ लिया गया, डिफाइन इम्यूनिटी एंड ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स टाइप. ठीक, तो आपको फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेल्यूलर बैरियर एंड साइटोकाइन बैरियर वहां पे एक्सप्लेन करना है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, mention the vector of डेंगू. लिख लीजिए. इट इज मॉस्किटो, फीमेल लिख लीजिएगा. ठीक है. 7 क्वेश्चन, which specific fish feeds on mosquito larva. Which specific fish feeds on mosquito larva? गम्बूशिया का नाम लिखना है इसमें. 8th लिखिए,
व्हाट इज द, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ, what is the significance of presence of strong, yeah, strong presence of acidic medium इन स्टमक। यहाँ पे आप इसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखिएगा, जब डाइजेशन चैप्टर में चलेंगे वहां पे हम लोग इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे। अभी आपको ये लिखना है कि बैक्टीरिया वगैरह को किल करने का काम करता है स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम होने की वजह से। जब डाइजेशन चैप्टर में जाएंगे तब क्या हो जाएगा, अगर एसिडिक मीडियम नहीं दिया गया तो पेप्सिन काम नहीं करेगा, और पेप्सिन काम नहीं करेगा तो प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होगा। तो क्वेश्चन सेम होगा, आंसर बदल जाएगा वहां पे जाके, और नीट के एग्जाम में जैसा ऑप्शन है वैसा आंसर करना होगा। ठीक है, 9th क्वेश्चन, मेंशन सम फिजियोलॉजिकल, नॉट फिजिकल, फिजिकल नहीं पूछ रही मैं, मेंशन सम फिजियोलॉजिकल बैरियर्स इन ह्यूमंस बॉडी। जैसी फिजियोलॉजिकल बैरियर्स की बारी आती है तो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में आपको यहाँ पे अभी अभी जो मैंने क्वेश्चन भी पूछा है, चाहे आपके माउथ का, मतलब जो चीज ना बॉडी में एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस है, फिजियोलॉजी का वही मतलब होता है, उसका नाम आपको लिखना है। जैसे जो अभी स्टमक जो है ये लगातार एसिड सिक्रीट कर रहा है, माउथ है हमारा लगातार सलाइवा सिक्रीट कर रहा है, टीयर्स जो है वो आईज जब भी जरूरत होती है तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या करता है, सिक्रीट करने का काम करता है। तो इस तरीके से आपको उसको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, आखिरी क्वेश्चन। व्हाट डू यू, क्वेश्चन को उल्टा कर रही हूँ फर्स्ट वाले क्वेश्चन को, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरफेरोन्स। याद रखिएगा, इंटरफेरोन्स आर स्पेसिफिक प्रोटीनेशियस केमिकल्स विच आर secreted by virus infected cells। क्यों, why, to protect other normal cells। तो नॉर्मल सेल नहीं सिक्रीट करता, बल्कि उसकी बजाय कौन करता है, इसको वायरस इन्फेक्टेड सेल्स जो है वो सिक्रीट करने का काम करते हैं। ठीक है, ये है आपका यहाँ पे, ये रहा इंटरफेरॉन, ये देखिए दिस वन, वायरस इन्फेक्टेड सेल सिक्रीट प्रोटीन कॉल्ड इंटरफेरॉन्स। ठीक है, साथ साथ यहाँ पे लिखा हुआ है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में और मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी।